ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हम अपना जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे जो कि टाइम कम होने की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैंने बस आपको डायग्राम उसकी फिगर बनाकर दे दी थी और आपसे कहा था कि आप लोग उसको ट्राई खुद से करके देखना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो अब ट्राई कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 15 था ना? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 था। इसका मैंने डायग्राम हालांकि बना दिया था और फिर से बना लेते हैं। ठीक है, पहले मैंने इसके इसके जो फिगर है और जिसका डायग्राम है वो गलत बना दिया था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में हाईवे तो पढ़ा लेकिन माइंड में हाईवे को मैंने एक ब्रिज, मतलब हो जाता है ना कभी कभी, हम पढ़ते तो सही है लेकिन गलती कर देते हैं। फिर भी होता है कभी आपके साथ ऐसा कि हम पढ़ तो सही रहे हैं लेकिन माइंड में गलत जा रही है चीज, वो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उस वजह से मैंने भी पढ़ में हाईवे रहा था लेकिन मेरे माइंड में ब्रिज चल रहा था, तो मैंने वो ब्रिज बना दिया था। ठीक है, तो 3 सेकेंड्स। ओके, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि स्ट्रेट हाईवे है। तो मान लो ये मेरा स्ट्रेट हाईवे है, एक टावर की तरफ जो है ये जा रहा है। तो मान लो ये मेरा यहाँ पर टावर है। ठीक है, इस तरीके से, और थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये मेरा हाईवे हो गया और ये हो गया टावर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। तो ये एक हाईवे है ब्राउन कलर में, और ये ग्रीन कलर में एक टावर है, और ये हाईवे टावर का जो फुट है यानी इस तरफ ये जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। तो एक इंसान है, एक वो जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द टावर के। ठीक है, ऑब्जर्व्स अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो उसने यहाँ पर एक कार ऑब्जर्व की, मान लो इस पॉइंट पर, और कितने, क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों बनेगा? क्योंकि अगर वो यहाँ पर खड़ा है तो उसको अपनी अपनी जो हेड है उसको टिल्ट करना पड़ेगा, उसको डाउन करना पड़ेगा देखने के लिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है जब हमारा जो हेड है वो डाउन होता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी भाई? अगर इंसान यहाँ खड़ा है तो यहाँ उसकी आंख होगी, और ये कार है यहाँ पर। तो अगर मैं आंख से कार की तरफ एक लाइन खींच दूं तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है कितना? 30 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? ये यहाँ पर जेड बन रहा है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन दिखे तो उसमें अल्टरनेट एंगल बनाकर आपको, क्योंकि ऊपर अगर मैं एंगल ले लूंगा 30 डिग्री तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया। ये बराबर होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर ये जो कार है ये अप्रोच कर रही है टावर की तरफ, टावर के फुट की तरफ, विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड से, मतलब स्पीड ना तो उसकी कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर, यानी 6 सेकंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो कितना है? 60 डिग्री है। तो मान लो कार यहाँ आ गई होगी 6 सेकंड बाद किसी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर आ गई कार। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रही है तो इस पॉइंट पर आ गई कार, और अगर कार इस पॉइंट पर आ गई है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। तो पहले लाइन ऑफ साइट खींचूंगा मैं, तो लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले से खींची हुई है। इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये हो गया 60 डिग्री, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है सभी को?
बताइए। इनके नाम रख देते हैं कुछ, इनके नाम रख देते हैं ए बी सी डी। आपको क्या बताना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी इस पॉइंट से, यहां से टावर तक पहुंचने में ये जो कार है कितना टाइम लेगी। तो पहले मुझे ये बता दो सभी को, ये फिगर क्लियर है? ये मैंने पिछली क्लास में भी करा दी थी, आज फिर से बनाकर दिखा दी है। तो अगर फिगर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंगल कैसे बने ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है वो समझते हैं। देखो, मैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूं? मैं इस क्वेश्चन में या तो इनको कुछ, चलो मानने के बजाय हम एक काम करते हैं। देखो, मैं 10:30 निकाल सकता हूं, है ना? मुझे मतलब देखकर पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं, तो मैं जो कर सकता हूं वो करके देखता हूं। मैं 10:30 निकाल लेता हूं। 10:30 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, और बेस कितना है? बी डी, या डी बी लिख दो। बताओ, क्या ये चीज सभी को क्लियर है? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? तो यस टेन सर। थर्टी की क्या होगी? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। चलो यहां से तो मुझे कुछ मिला नहीं, चलो अब 1060 निकाल के देखते हैं। सो 1060 इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 1060 है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। मुझे यहां से भी कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या कर सकते हैं हम यहां पर? एक्स मान लेंगे। हम्म, इसमें हम एक काम कर सकते हैं। देखो, अ, इसमें भी देखो ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से ए बी निकालता हूं। ए बी कितना आएगा यहां से? यहां से इससे ए बी कितना आएगा? ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा? डी बी अपॉन √3 आएगा। और यहां से भी ए बी निकाल दिया तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? √3 बी सी आएगा। बताओ, क्या यही आएगा? सभी लोग बताइए। यस मैंने सर। ऊपर से यस भी ए बी निकाला, ए बी कितना आया? डी बी अपॉन √3। यहां से भी ए बी निकाला, ए बी कितना आया? √3 बी सी। मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ, क्योंकि देखो ये भी ए बी है और ये भी ए बी है ना? ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ। मैंने लिख दिया डी बी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 बी सी। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई है मैंने कैसे लिखा? भाई ये भी ए बी के बराबर है और ये भी ए बी के बराबर है, तो जब ये दोनों ही ए बी के बराबर है तो ये आपस में भी बराबर होंगे, तो मैंने इनको आपस में बराबर रख दिया। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी बी इज इक्वल टू कितना आया? √3 इंटू √3 3 बी सी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, अब क्या करें भाई? इसके बाद क्या करें? सर क्वेश्चन में 6 सेकेंड्स लेटर दे रखा है ना, हम्म, तो एक को एक्स मान लेंगे, एक को x+6। वो टाइम दिया हुआ है ना, डिस्टेंस नहीं दी हुई। देखो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम डीबी को क्या लिख सकते हैं? डीसी प्लस बीसी लिख सकते हैं क्या? डीबी को डीसी प्लस बीसी। बताओ, यस सर। ये जो डीबी आया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डीसी प्लस बीसी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डीसी प्लस बीसी बराबर 3 BC। ये बीसी धराकर माइनस का हो गया, तो यहां से बचेगा डीसी बराबर
3BC माइनस BC, और DC बराबर कितना आया, 3BC माइनस BC 2BC। ठीक है, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू DC बाई 2। ये चीज क्लियर हुई क्या आपको? यस सर। सभी स्टूडेंट्स बताइए। अब आप यहां से एक चीज देखो कि यहां से आपको क्या पता चला कि जो BC है वो DC का आधा है। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है BC, वो इस DC की आधी है ना। हालांकि इस फिगर में देख के लग नहीं रहा आधी, लेकिन फिगर तो हमने ऐसी बना दी ना। तो जो रिजल्ट आया है वो ये कह रहा है कि जो ये आपका BC है ना, ये इतनी जो दूरी है C से लेकर B तक की जो दूरी है वो आधी है इतनी दूरी के। अब आप एक बात बताओ, अगर DC तक की दूरी चलने में 6 सेकंड लग रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि D से C तक आने में 6 सेकंड लगेंगे, तो C से B तक जाने में कितने लगेंगे? भाई ये इसका आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा ना। आप एक बात बताओ, आप बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, आप 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ज्यादा कर लेते हैं, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप 1 घंटे में, और उसी स्पीड से, सेम स्पीड से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने देर में कवर करोगे? मैंने क्या पूछा, आप स्कूटी या बाइक चला रहे हो और आपकी आधे स्पीड घंटे क्या में। है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे हो, यानी 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर कवर कर रहे हो, तो 15 किलोमीटर कितनी देर में कवर करोगे? भाई आधी डिस्टेंस कर दिया आपने, तो टाइम भी आधा हो जाएगा, एक की बजाय आधे घंटे में कवर करोगे, यस और नो? क्यों? क्योंकि स्पीड आपने बदली नहीं है, स्पीड आपकी सेम है। सेम स्पीड से अगर आप चल रहे हो, ये चीज ध्यान देने की है, अगर आप सेम स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, यानी 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो आधा घंटे में कितनी करोगे? आधी डिस्टेंस कवर करोगे ना। यानी अगर डिस्टेंस आधी हो रही है तो टाइम भी आधा हो रहा है, अगर डिस्टेंस आधी हो रही है तो टाइम भी आधा हो रहा है। सेम चीज यहां पर, ये जो डिस्टेंस है BC, ये आधी हो रही है ना इसकी, DC की, तो टाइम भी आधा हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा था यहां से यहां तक आने में? 6 सेकंड लग रहे थे ना। D से C तक आने में कितना टाइम लग रहा था? 6 सेकंड। तो C से B तक जाने में कितना लगेगा? C से B तक उसका जाने आधा। में कितना लगेगा? 3 सेकंड, इसका आधा। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई सभी को या नहीं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमें ये चीज पता चली कि जो डिस्टेंस है CB या BC जो है वो आधी है DC की। तो भाई जब DC डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लग रहे थे, तो वो आधी है तो आधा ही टाइम लगेगा, 6 का आधा 3 होता है, तो 3 सेकंड लगेंगे। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? तो आगे आप क्या लिखोगे? आप लिख दोगे इसके आगे, सिंस टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस DC is equal to 6 seconds and BC is DC upon 2. So time taken to cover distance CB is 6 upon 2. 6 upon 2 यानी 3 seconds। ठीक है। अब आप ये क्यों कर रहे हो कि भाई आपने आधा क्यों कर दिया? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में कहा गया है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, जो वो कार है वो सेम स्पीड से चलती हुई आ रही है। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, तो टाइम भी आधा, अगर डिस्टेंस है तो आधा ही टाइम लगेगा। अगर स्पीड चेंज हो जाए तो फिर टाइम घट या बढ़ सकता है ना। मान लो आपको 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, थोड़ी देर आपने स्कूटी या बाइक चलाई 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर स्पीड कम कर दी, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ा दी, फिर कम कर दी, तो ये फिर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि आपने स्टार्ट की बाइक या स्कूटी
और पूरे रास्ते आपकी स्पीड ना तो कम हुई ना ज्यादा हुई, चाहे ब्रेकर आ जाए चाहे सामने कोई भी आ जाए, स्पीड ना तो हम कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड इसमें दी हुई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर डिस्टेंस आधी हो रही है तो टाइम भी आधा हो जाए। तो बताओ क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अगर Yes, कोई sir. चीज आपको ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो। ही ना, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. और जिन्होंने ये कल डाउट पूछा था उनको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके। बताओ और कौन सा क्वेश्चन करना है? इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सभी लोग सॉल्व करें। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। तो ये गर्ल है, इसने एक बलून को स्पॉट किया जो कि 88.2 मीटर हाइट पर है, किससे? ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी इंस्टेंट पर मान लो बलून यहाँ आ गया होगा उड़ते उड़ते, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यानी यहाँ पहुंच के तो 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में की जो डिस्टेंस है वो आपको निकालनी है। बैलून पहले यहाँ था, तो उस लड़की ने बैलून को देखा तो एंगल 60 डिग्री बन रहा था। जब बैलून यहाँ पहुंच गया तो उस लड़की ने इस बैलून को देखा तो एंगल 30 डिग्री था। आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से इस पॉइंट तक जाने में कितनी डिस्टेंस उस बैलून ने कवर है। करिए सॉल्व कैसे करोगे? और अपना आंसर चैट बॉक्स में आप लिखिए। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या निकालना है? बैलून यहाँ था पहले, यहाँ था, और फिर यहाँ पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। यानी अगर मैं नीचे आ जाऊं तो, अगर मैं इसको यहाँ बना दूं, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये करिए सॉल्व इसका।
58√3। ओके, कैसे किया सॉल्व बताओ, कोई बताएगा? पूरा टीना बताना है बताओगे? सर? मतलब पूरा, पूरे से मतलब ये है कि एक कहते हैं ना, एक तरीके से प्लॉट बता दो, आपने क्या सबसे पहले किया, फिर उसके बाद क्या किया, बस ये बता सर दो। पहले 88.2 को 1.2 में से माइनस कर दिया, ओके। तो हमें परपेंडिकुलर मिल गया। हाँ। फिर टेंजेंट 30 करके इसकी बेस की वैल्यू निकाल ली, हम्म। और फिर ऐसे ही टेंजेंट 60 करके बेस की वैल्यू निकाल के इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर दिया। वेरी गुड। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई ये यहाँ पर कोई गर्ल है जिसकी, जो कितनी टॉल है, 1.2 मीटर टॉल है ये, ठीक है। और यहां से इसने एक बलून को देखा, पहले वो बलून यहाँ था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। जब वो बैलून उड़ता उड़ता यहाँ पहुंच गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। तो आपको ये बताना है कि इस बैलून ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी ये होगी नीचे उतनी होगी ना, जितनी ये होगी, ये वाली। यस और नो? अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं, ये वाली, तो मुझे ये भी मिल जाएगी। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है? ये यस वाली सर। डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है ना, आमने सामने है, देखो। ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले ये देखो, ये पूरी हाइट कितनी दी हुई है? 88.2 मीटर। पूरी हाइट है 88.2 मीटर। लेकिन मुझे तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर चाहिए ना, वो तो यहां तक ही है, वो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, मुझे पूरी हाइट थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो इतनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक। लेकिन क्वेश्चन में ये पूरी हाइट दी हुई है 88.2 मीटर। तो अगर मैं ये वाली माइनस कर दूं, नीचे वाली माइनस कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगी। बताओ, अगर मैं पूरी पूरी हाइट में से, अगर मैं पूरी हाइट में से ये जो नीचे ये वाली हाइट है, अगर ये हटा दूं, तो मुझे ऊपर वाली मिल जाएगी। वो कैसे हटाऊंगा मैं? ये कितनी है भाई? जितनी ये लड़की टॉल है, जितनी ये गर्ल टॉल है, उतनी ही तो हाइट है, मतलब ये 1.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर है। तो ये कितनी बचेगी? पूरी में से 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 87.0, यानी 87 मीटर बची। यानी ये वाली जो हाइट है, ये कितनी है? 87 मीटर है। क्या आपको ये चीज क्लियर है सभी को? ये वाली हाइट कितनी है? 87 मीटर। सभी को क्लियर हो गई है क्या ये चीज? बताइए यस और नो। ठीक है। अब आप देखो, आपको चाहिए, पहले बैलून यहाँ था, पहले बैलून यहाँ था, फिर बैलून यहाँ पहुंच गया, यानी आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। तो ये डिस्टेंस, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, अ, इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये अभी टेढ़ा है, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल सीधा। ठीक है। तो बैलून पहले यहाँ था, फिर बैलून उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ए ई। तो वो ए ई किसके बराबर होगा? ये जो सी डी है, अगर मैं सी डी निकाल दूं, अगर मैं ये सी डी निकाल दूं, तो मुझे ए ई भी मिल जाएगा। तो ये सी डी मुझे निकालना है किसी तरीके से। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ई बी डी, ट्राइंगल ई बी डी। ट्राइंगल ईबीडी के अंदर क्या है? 10 30 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना इसके अंदर, तो ये रहा।
तो tan 30 इज इक्वल टू कितना बचा, 87 अपॉन बी डी, 87 अपॉन बी डी। तो tan 30 कितना हुआ, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, 87√3। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। ऐसे ही अब मैं ये वाला ले लूं जिसमें 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री किसमें बन रहा है, एबीसी में। एबीसी में बन रहा है ना 60 डिग्री। तो एबीसी ट्राइंगल को मैंने ले लिया इन इन ट्राइंगल एबीसी। क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू, क्या होगा भाई, देखो जितनी ये है, जितनी ईडी है उतनी ही एसी होगी, जितनी ईडी है उतनी ही एसी होगी, क्योंकि आमने सामने की साइड्स हैं। ये भी कितनी होगी, ये 87 है ना, ये 87 है, तो ये भी 87 ही होगी, यानी 87 अपॉन 20, 87 अपॉन 20। और tan 60 की वैल्यू √3, तो 87 अपॉन 20। ठीक है, तो यहां से क्या मिला, BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 87√3 अपॉन 3, 3 2 6, 3 9 27। सो BC की वैल्यू आ गई 29√3 मीटर, है ना, मीटर लिख लेते हैं सर। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए CD। तो CD क्या होगा, अगर मैं पूरी में से, पूरी BD में से BC माइनस कर दूं तो CD मिल जाएगा। अगर मैं इस पूरी लाइन में से, पूरी लाइन क्या है BD, इसमें से ये आगे का हिस्सा हटा दूं तो CD बचेगा ना सिर्फ। तो मैं क्या यस लिखूंगा, सर। मैं क्या लिखूंगा कि CD बराबर क्या होगा, अगर मैं पूरी लाइन BD में से हटा दूं BC को। ठीक है, तो CD बराबर, BD कितना है 87√3 माइनस BC कितना है 29√3, तो कितना आया 58√3। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताइए कोई डाउट हो इसमें तो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो। बताओ कौन सा करोगे, 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करिए, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन, इसको करिए, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। As observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. करिए। पहली बार स्ट्राइक में सामने इसको थोड़ा और जूम करूं क्या, या सभी को दिख रहा है ठीक से, बताइए।
एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाइट है जिसकी, वहां से वो एक सी लेवल पर है, ठीक है, सी लेवल पर एक लाइट हाउस खड़ा है, वहां से हमने दो शिप्स को देखा। तो जब हम लाइट हाउस से, अच्छा लाइट हाउस क्या होता है आपको ये पता होगा, रात में जब समुद्र में, सी में जब अंधेरा होता है, ठीक है, तो जो बड़े जहाज होते हैं उनको देखने के लिए, मतलब एक लाइट हाउस टाइप का होता है जो अंधेरे में वो दिख जाए, तो वहां से देखा जा रहा है दो शिप्स को। तो एक शिप जो है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, एक शिप 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, अगर ऊंचाई से लाइट हाउस से खड़े होकर हम उन शिप्स को देखें तो ये दोनों शिप्स एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे हैं, तो आपको उन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है। क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लो। ओके, 75 इंटू रूट 3 माइनस 1। ओके, देखते हैं, चलो सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस हमने बनाया जिसकी लेंथ है 75 मीटर, इसकी लेंथ है 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, तो दो शिप हैं, दो शिप हैं, मान लो एक शिप यहां पर है और एक शिप यहां पर है, दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं, तो उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी अगर यहां से कोई खड़ा होकर देखेगा इनको, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच में बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट अगर यहां से कोई देख रहा है पहले वाली शिप को, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये जेड शेप बन रही है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और जब दूसरी शिप को देखा जा रहा है तो लाइन ऑफ साइट उसका क्या होगा, ये, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ये होगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी डी, तो एक शिप यहां पर है पॉइंट बी पर, एक शिप है पॉइंट सी पर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी ये निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, बीसी को निकालना है। तो बताओ क्वेश्चन कह रहा हूँ, फिगर सबको क्लियर है, फिगर में कोई डाउट किसी को, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। फिगर बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फिगर में पॉइंट आउट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, बताओ। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। पहले लाइन ऑफ साइट बना लो, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, उसके बीच में बन जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट बनाओ पहले, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उसके बीच में बन जाएगा, ठीक है। चलो तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें निकालनी है बीसी क्या होगी, पॉइंट बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो मान लो ये डी है, मैं डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं,
एक एंगल है मेरे पास 30 डिग्री, ये 30 डिग्री किस ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है एक तो, किसमें, ए बी सी में, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो मैं यहाँ पर साइन कॉस टेन नहीं लगा सकता। हाँ इसमें लगा सकता हूँ, ए बी डी में, ए बी डी में लगा सकता हूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी डी टेन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 75, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है भाई, बी डी। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें टेन 45 लगा देते हैं। अच्छा पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू 75 बी डी। सो बी डी इज इक्वल टू 75√3। अब टेन 45 लगा लेते हैं, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। टेन 45 इज इक्वल टू क्या होगा, 75/CD। तो इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 75/CD। तो CD कितना आया, 75 मीटर। मुझे चाहिए BC, ठीक है, या BC को मैंने D माना है तो D भी बोल सकता हूँ, चलो D रहने दो, हम BC बोल लेते हैं। मुझे चाहिए BC, तो BC क्या होगा, अगर मैं BD में से CD माइनस कर दूं तो BC मिल जाएगा ना। अगर मैं पूरी लाइन में से, ये पूरी लाइन में से इतनी लाइन हटा दूं, CD हटा दूं, BD माइनस CD कर दूं, ठीक है, तो BC बराबर क्या होगा, BD माइनस CD। तो BC बराबर, BD कितना है 75√3 माइनस CD कितना है 75। तो BC इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, √3 माइनस 1। ये आंसर है। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। चलो और क्वेश्चंस करें। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन का आता है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। पहले आप ऊपर वाले एंगल बनाकर फिर अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर दो, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से जो भी ट्राइंगल आपके पास है उसमें चीजों को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम द टॉप ऑफ, चलो 12 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों दे दिए गए। ठीक है, करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। From the top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression its foot is 45 degree. Determine the height of tower. करिए।
केबल टावर क्या होते हैं आपको पता है? नो सर। No, sir. अरे वो नहीं देखे आपने वो किसी किसी खेतों में लगे होते हैं वो बड़े बड़े टावर? Yes, sir. खेतों में जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, नीचे से ऐसे होते हैं, फिर ऊपर जाते 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 वो हो जाते हैं बिल्कुल ऊपर, उसमें केबल जाते रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो ये देख रहे हो? Yes, sir. ऐसे लगे होते हैं ना खेतों वगैरह में, खाली जगह पे, Yes, sir. देख रहे इलेक्ट्रिसिटी थे। वाले जो होते हैं ये। और ये देखो, इनको बोलते हैं केबल टावर। ठीक है, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, देखी हुई चीजें ज्यादा ध्यान रहती है ना। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, केबल टावर वगैरह कुछ पूछ लिया, तो आपको याद आ जाए कि हाँ हमने वो देखा था। क्या क्या है। ठीक है, तो ये होते हैं केबल टावर। आते हैं क्वेश्चन पर। ऐसे आप अपने फोन में भी अगर जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो और आपको नहीं पता कि ये होता क्या है, तो आप अपने फोन में सर्च कर लो कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आपको गूगल पर सब मिल जाता है, तो वहां से आप देख लिया करो। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Sir. ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। ठीक है, एक बिल्डिंग है, मान लो ये एक बिल्डिंग है, थोड़ा और नीचे बनाते हैं। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर है। 7 मीटर। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब भाई केबल टावर जो है वो बिल्डिंग से ऊंचे ही होते हैं, है ना? एक बिल्डिंग से तो ऊंचे ही होते हैं वो। यस और नो? बिल्डिंग से तो ऊंचे ही होते हैं केबल टावर। यस सर। तो मैं यहाँ पर एक केबल टावर बना देता हूँ। मान लो ये केबल टावर। तो ये कहा जा रहा है कि भाई इसके जो टॉप का, इस केबल टावर का जो टॉप है, ये है इसका टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा ना। अगर यहाँ से खड़े होकर देखें हम, इसमें कहा गया है कि 7 मीटर बिल्डिंग का जो टॉप है, वहां से खड़े होकर अगर कोई देख रहा है इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? पहले लाइन ऑफ साइट और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब गर्दन हमारी ऊपर उठती है। तो इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ बनाएंगे, तो ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर हुई सभी को? मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था कि जिसको हम देखते हैं उसका एंगल बनता है। जैसे छत से खड़े होकर हम कोई बाइक को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बाइक का बनेगा। अगर हम नीचे खड़े होकर टावर को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का बनेगा। ठीक है, अगर हम छत से खड़े होकर नीचे बाइक देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किसका? बाइक का। अगर हम, हमारी आंख पे का कुछ नहीं बनता, किसका बनता है? जिसको हम देख रहे हैं उसका। तो इसका बन रहा है, तो यहां पर बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कहा गया है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी टावर का जो, अगर यहां खड़े होकर मैं इस टावर के फुट को देखूं, यानी इसको देखूं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि मुझे गर्दन झुकानी पड़ेगी। यानी, और वो किस किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ये हो गई, है ना? और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री।
डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो मैं इसको भी मिला ही देता हूं। आपको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। यानी h। बताइए, फिगर क्लियर हुई सभी को? फिगर क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. इनके नाम रख लेते हैं कुछ ए बी सी डी करके। तो ए बी सी डी ई। तो अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल, है ना भाई? अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो जेड बन रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं लगाऊं, इन ट्राइंगल ऊपर वाले में लगाते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ऊपर वाले में अगर मैं लगाऊंगा tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है मुझे पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर, और ना मुझे बेस पता है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले नीचे वाले में लगा के देखता हूं। इसमें लगाते हैं नीचे वाले में, इन ट्राइंगल सी डी ई, क्योंकि इसमें मुझे परपेंडिकुलर पता है ना। तो मैं इसमें लगाता हूँ tan 45 इज इक्वल टू कितना होगा, 7/DE, और tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, 7/DE। तो DE कितना आ गया, 7 मीटर। यानी ये जो लेंथ है D से लेकर E तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7 मीटर है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, यस और Yes, नो? sir. अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। अब अगर ये 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगी ना इतनी। भाई CD और BE बराबर होंगे ना, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी। और अगर ये 7 है तो ये कितनी होगी, ए बी कितनी होगी बताओ? पूरी h है H-7. और ये 7 है तो h-7। ठीक है, तो अब मैं इसमें लगा सकता हूं tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, h-7/7। तो tan 60 कितना हुआ, √3 इज इक्वल टू h-7/7। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 7√3 इज इक्वल टू h-7। h इज इक्वल टू क्या आया, 7√3 + 7, और h इज इक्वल टू 7 कॉमन, तो बचा क्या, √3 + 1। ये आंसर है। बताइए, क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के ऊपर बात है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ कौन सा करें, कौन पूछना है किसी को कोई क्वेश्चन, या मैं दूं फिर करने के लिए, बताओ। बताओ भाई, मैं दूंगा करने के लिए, आपके कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि आज ये लास्ट है, फिर इसके बाद दिवाली की छुट्टियां हैं आपकी, और दिवाली की छुट्टियों के बाद शायद अगली क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी, 14 तारीख को, 14 को नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो बता देना कौन सा चैप्टर पढ़ोगे इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, पढ़िए ध्यान से, तब तक मैं इसको अगले उस पर भेज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है कि दो पोल हैं ऑफ इक्वल हाइट्स। तो मैंने एक पोल यहां बना दिया, एक पोल यहां बना दिया, दोनों की हाइट इक्वल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की हाइट्स इक्वल है। हाइट्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो ये h है, मान लो अगर ये h है तो ये भी कितना है, इसकी भी हाइट कितनी है, h है। ठीक है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, इधर साइड ऑफ द रोड, बीच में रोड है, रोड के एक तरफ ये वाला पोल है और रोड के दूसरी तरफ ये वाला पोल है, विच इज 80 मीटर वाइड। यानी ये जो रोड है इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 80 मीटर। जो जो क्वेश्चन में कहा गया वो आप करते जाओ, ये कितनी है, 80 मीटर।
उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लो ये वो पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल का, मान लो यहां आप खड़े हो, तो इसका अगर आप इसको देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये लाइन ऑफ साइट हो गई, तो कितना है 60 डिग्री। और जब आप इसको देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपको क्या बताना है, एक तो हाइट बतानी है, ये कितनी हाइट है और ये कितनी हाइट है, और आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है सभी को? जिन्होंने डाउट पूछा है स्पेशली वो बताओ, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो BC है ये x है, ये जो BC है इसको मैंने x मान लिया, तो CD कितनी होगी, CD कितनी होगी 80 माइनस एक्स होगी ना, पूरी 80 है, ये x है, तो ये कितनी बची 80 माइनस एक्स, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, पूरी कितनी है, पूरी 80 मीटर है, यहां से यहां तक मैंने x मान ली, ठीक है, ये मैंने x मानी है, ये यहां से लेकर यहां तक x मानी है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, पूरी में से x माइनस कर दो, 80 माइनस एक्स। तो एक एक करके दोनों ट्राइंगल लेते हैं और tan लगाकर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन कितना x हो जाएगा, तो tan 60 √3 और h इज इक्वल टू √3x आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। अब tan 30 लगा रहा हूं मैं, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, अच्छा h की वैल्यू क्या है √3x, तो h की जगह √3x रख दो अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसकी इधर करेंगे तो √3 की √3 में करी तो 3x, x इधर जाकर प्लस का हो गया, 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, तो 80 इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स इज 4x, तो x की वैल्यू कितनी आई 80 अपॉन 4, यानी x आ गया 20। यानी ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पोल तक की डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई है 20 मीटर। तो ये कितनी होगी, 80 में से 20 माइनस कर देंगे तो 60, है ना भाई, ये तो आ गई कितनी 20, और ये CD कितनी है 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 है 60 आ गई। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ, डिस्टेंस कैसे निकाली मैंने? Yes, sir. ठीक है, अब मुझे हाइट और चाहिए, तो हाइट तो हम निकाल लेंगे आसानी से, इसमें x की वैल्यू रख दो तो हाइट निकल जाएगी, h इज इक्वल टू क्या है √3 और x की वैल्यू है 20, तो हाइट कितनी आ गई 20 √3 मीटर। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, एक बार डायग्राम बन जाए, फिगर बन जाए, उसके बाद तो बस लगाना है tan, tan लगाते जाओ तो इक्वेशन बनती जाएगी, और फिर जो जो आपके पास बनता आ रहा है उसको आपको एनालाइज करना है कि मैं किसकी जगह क्या रखूं तो मुझे क्या मिल जाए। और फिगर आपको कैसे पता चलेगी बनाने की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको फिगर की बनाने का पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़कर ही बना दो। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? किसने पूछा था भाई ये क्वेश्चन, बताओ। Yes, sir. Clear है. क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो और कोई डाउट किसी का, और कोई डाउट? No, sir. नहीं, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म है, आपकी तरफ से भी मैं खत्म समझूं, आपकी तरफ से भी ये मैं ओवर समझूं चैप्टर, कुछ पूछना है तो बता दो। Yes, sir. और समझो। ओके, सभी लोग बता दो भाई। फिर भी अगर आप अगर आपको कोई डाउट आता है, सबसे पहले तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो अगली क्लास में आप पूछ सकते हो। ओके, अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बताओं कौन सा चैप्टर पढ़ोगे अगली क्लास में, क्या स्टार्ट करें? सर्कल। Circle. सर्कल, Circle. ठीक है,
सर्कल स्टार्ट करेंगे फिर हम अगली क्लास से। ओके, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। तो आपके ऑलमोस्ट 7 या 8 चैप्टर हो चुके हैं, बाकी अब सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल के बाद जो भी आप कहोगे उन चैप्टर्स को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है वो रुक सकते हो, बाकी लोग जा सकते हो, इस क्लास को नहीं कर रहा।